हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी, ये बताइए फटाफट से। गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ जी, फटाफट से आज का ये सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। हाँ जी, फटाफट से आज का ये सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। हाँ जी बच्चों, चलिए। तो आज आपका ये डेमो 2 है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे ज्योग्राफी का। और आज भी आपका इसका भारत के सामान्य परिचय का सेकंड पार्ट होगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये आपका डेमो 2 है मेरे द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC GD 2027 ये वीर बैच है। यहाँ पर आपको जो है फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स PDF, मॉक टेस्ट और एक्सपीरियंस्ड सारी फैकल्टीज हैं। ये जो कोर्स है ये आपको ध्यान रखना है, आज कल डेमो था, आज डेमो है और बस कल डेमो रहेगा। 3 दिन डेमो चलता है। तो ये जो तब तक जो है ये कूपन कोड आपका वैलिड रहता है। और कूपन कोड जो है आपका GD20 है। GD20 अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये आपको 639 में मिल जाएगा। ये आपको कितने में मिल जाएगा? 639 में मिल जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मैंने कल की क्लास में जो पढ़ाया था उसका रिवीजन हो जाएगा, पहले आप ध्यान से आगे पढ़िएगा। हाँ जी बच्चों, जी यहाँ पर आगे चीजें आपको देखनी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या बताया, ये हमारी फैकल्टीज है, ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वीर बैच में हिंदी सबकी क्लास हो गई है और सबने आपने क्लास बहुत अच्छे से ली भी है। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ होगी, रीजनिंग, मेरी क्लास, साइंस की क्लास, अभी नेक्स्ट जो है साइंस की क्लास है। और फिर यहाँ पर अजीत सर की क्लास है और स्टैटिक GK स्टार्टिंग सून है। ये हो गया। कोर्स कैसे परचेज करें, कोर्स कैसे खरीदते हैं, ये ध्यान रखेंगे। देखो आप ये यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरीज, रोजगार विद अंकित, पेड क्लासेस में जाएंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कूपन कोड करेंगे, पे ऑनलाइन। और ये 639 में कूपन कोड जरूर लगाइएगा, कूपन कोड जरूर लगाइएगा। कूपन कोड क्या लगाओगे? GD20 लगाओगे। क्या लगाओगे? GD20 लगाओगे। और इस वीर बैच में इसकी खास बात है कि इस बार अंकित सर जो हैं सर जो है वो आपकी सफलता के 10 सूत्र यानी फ्री 10 गाइडेंस सेशन आपको करवाएंगे, वो भी ऐप पर। ये ध्यान रखना। तो ये आपके लिए बेहद एक अच्छी बात है जो आपको बीच बीच में सर मोटिवेट करते हुए दिखाई देंगे। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात तो ये सब चीजें हो गई हैं। तो आज का सेशन यहाँ पर स्टार्ट कर लिया जाए। तो आज का सेशन स्टार्ट कर ले। हाँ जी, चलिए। तो कल की क्लास में मैंने आपको बहुत सारा ये बताया था, मुझे बहुत अच्छे से याद था। इंडिया के मैंने खूब सारे नाम बताए थे, आपको भी याद है या आप भूल गए? इंडिया के नाम मैंने आपको बताए थे ना। तो इंडिया के नाम मैंने आपको बताए थे, आर्यव्रत है ना, जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान। इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों द्वारा पड़ा, ये भी बताया था मैंने। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? तो आपको मैंने क्या याद करवाया था हिंदुस्तान के बारे में, कि जो पारसी थे, जो ईरानी थे, वो सिंधु नदी को क्या कहते थे? वो सिंधु नदी को हिंदू एवं इसके प्रदेश को, इस प्रदेश को सर्वप्रथम उन्होंने ही क्या कहा? हिंदुस्तान नाम दिया। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर कल आप क्लास नहीं ले पाए हो तो इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो इंडोई से मानी है। रोमवासी जो थे वो सिंधु नदी को इंडस एवं उसके पूर्व में जो
शहर था, ये जगह थी या भारत था, उसको क्या नाम दिया गया? उसको इंडिया संज्ञा से अभिहित किया गया। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो इसके आगे आज का यहां पर सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल तो मैंने ये सब चीजें आपको लिखवा दी थी, कल तो ये मैंने आपको सब चीजें लिखवा दी थी। आज के सेशन में यहां पर बहुत बढ़िया से आगे चलेंगे जी। चलें, भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? मैं अब आपको यहाँ पर बिल्कुल जो है छोटे छोटे से बेसिक पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चे नए भी हैं, बच्चे पुराने भी हैं, मतलब हर तरीके का बच्चा है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चीजें लेकर चलूंगी। चाहे तुम्हें पता है कि इंडिया का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है, वो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन मैं तब भी बताऊंगी। मैंने कहा इंडिया में जो स्टेट है वो 28 है, तुम्हें भी पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी। मैं छोटी से छोटी आपको यहाँ पर बारीक से बारीक सभी चीजें बताऊंगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए, तो अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे, भारत को जम्बूद्वीप, भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? बौद्ध काल में कहा गया। किस काल में कहा गया? बौद्ध काल में कहा गया। सेड इन बुद्धिस्ट पीरियड, सेड इन बुद्धिस्ट पीरियड। सेड इन बुद्धिस्ट पीरियड। अब मैंने आपको बताया, मैं आपको छोटे से छोटी बात भी बताऊंगी कि भारत यानी इंडिया, इसका आकार बताओ कैसा है। छोटी सी छोटी बातें भी हम जरूर अपनी नोट डाउन करेंगे, चाहे वो तुम्हें आती ही क्यों ना हो। इसका आकार मुझे बताओ, इसमें कितने स्टेट हैं ये बताओ, इसमें कितनी यूटीज हैं ये बताओ। यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, ये बताइए। फिर मैंने कहा इसका मुझे क्षेत्रफल बताइए, यानी एरिया बताइए बच्चों क्या है। फिर मैंने कहा कि भारत जो है, हमारी ये जो पृथ्वी है, इसका कितने परसेंट भाग घेरे हुए हैं? तो भारत जो है पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए हैं। भाग घेरे हुए हैं। इंडिया का जो शेप है वो बच्चों कैसा है? तो आप बोलोगे चतुष्कोणीय। क्वाड्रिलेटरल। इसके कितने आप बोलोगे 28 स्टेट है मैम, यूनियन टेरिटरी 8 है। क्षेत्रफल कितना है? तो 32 दांत होते हैं ना, 32 से ही याद रखना, 32 दांत होते हैं ना, बस 32, शुरू में 32 जरूर आना चाहिए, तो अपने आप टिक लगा कर आ जाओगे। 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। 32 दांत होते हैं ना, तो उस हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। एक तरीके की आपकी ये ट्रिक ही बन गई है। अच्छा, भारत पृथ्वी का कितने परसेंट भाग घेरे हुए हैं? 2.4% भाग घेरे हुए हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% of the world's land area। यह आपको ध्यान रखना है। ओके,
बढ़िया। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया। भारत को जम्बूद्वीप क्या लिखा हुआ है आप खुद बताइए। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? बौद्ध काल में। इंडिया का जो शेप है वो कैसा है? इंडिया का जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल शेप का है, चतुष्कोणीय है। कितने स्टेट हैं हमारे इंडिया में? कितने स्टेट है? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। क्षेत्रफल क्या है? 32 दांत होते हैं ना, दांत आपको पता है, तो 32 से ही आप शुरू का जो शब्द है, वो जो शुरू की काउंटिंग है वो याद रख सकते हैं, 32 87 263 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। भारत पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए हैं? तो भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए हैं, ये याद रखेंगे। यहां तक ओके है सभी बच्चों का? ये बताइए। हाँ जी, हाँ मैंने रिवीजन करवा दिया है, एक बच्चा ये कह रहा है, बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पर बहुत अच्छे से मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताते चलना। देखिए बच्चों इधर आओ, मैंने कहा ये क्या है जरा बताना, ये क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये तो पृथ्वी है। चलो, मैंने कहा इसके बीचों बीच, पृथ्वी के जो बीचों बीच है वो कौन सी रेखा खींची गई है? तो आप क्या बोलोगे? मैम ये जो रेखा खींची गई है ना, इसका नाम है, बताओ आप मुझे बता दोगे इसका नाम क्या है? आप बोलोगे मैम इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा इसका नाम है, और इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, इसे इक्वेटर बोलते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं, क्या भूमध्य रेखा को भी अन्य किसी और नाम से जाना जाता है? क्या क्या नाम है? तो आप इसे क्या बोलोगे? यस मैम, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, इसे 0 डिग्री मतलब आपको याद रखना। अच्छा मैम इक्वेटर इतने नाम से भी जानी जाती है। ये इसे वृहद व्रत भी बोला जाता है, क्योंकि अक्षांश रेखा आपको देखने में कैसी लगती है? लेटी हुई, लेकिन एक्चुअल में कैसी है? ये ऐसे है, तो इसीलिए वृहद व्रत। अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? क्या आप आंसर करेंगे? भूमध्य रेखा है। तो वृहद व्रत को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट सर्कल। क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल बोला जाता है, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आई? क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको क्या समझाना चाह रही हूं, यहां पर आओ एक बार और दोबारा से बना के दिखाते हैं। मैंने आपसे बोला, जैसे ये बनाया मैंने, इसके बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है? मुझे बताते हुए चलो कि मैम हाँ हमें अच्छे से पता है कि आपने बोला है भूमध्य रेखा खींची गई है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, भूमध्य रेखा खींची गई है। फिर आप यहाँ पर ये बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि देखो, अब अक्षांश रेखा तुम ध्रुवों की तरफ बना रहे हो, खुद देखो ध्रुवों की तरफ बना रहे हो, तो आपको ये कैसी प्रतीत हो रही है? ये घट रही है, बढ़ रही है? खुद बताओ ये कैसी प्रतीत हो रही है? तो आप बोल रहे हो मैम ये तो छोटी होती चली जा रही है, ये तो मैम छोटी होती चली जा रही है। तो अक्षांश रेखा के बारे में एक बात ये आती है कि अक्षांश रेखा ध्रुवों पर हमें घटती हुई प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? मतलब यहां पर ये देखो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये अक्षांश रेखा, इसमें जो ये है ये तो है भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा। तो अब आप खुद देखोगे कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन? ये सबसे बड़ी है। अक्षांश रेखा ध्रुवों की तरफ जाते हुए हमें कैसी प्रतीत हो रही है? घटती हुई प्रतीत होती है। तो इसलिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा किसे बोलते हैं? भूमध्य रेखा को। पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन? भूमध्य रेखा। द लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। मैंने क्या बोला? जो लाइन है जो डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब मैंने इस स्लाइड में आपको क्या सिखाना चाहा? मैंने आपको सिखाना चाहा भूमध्य रेखा को कितने नामों से जाना जाता है। भूमध्य रेखा को इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, वृहद व्रत या ग्रेट सर्कल बोलते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये हमें लेटी हुई लग रही है, लेकिन ग्रेट सर्कल, वृहद व्रत, ये एक्चुअल में कैसी है? एक्चुअल में ये ऐसे है,
पीछे वाली हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अक्षांश रेखा बच्चों ऐसे होती हैं। अक्षांश रेखा कैसे होती है? इस तरीके से होती है अक्षांश रेखा। तो ये हो गया। अब मैं अगर आपसे यहां पर ये क्वेश्चन लिख दूं, यहां पर ये क्वेश्चन लिख दूं कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम। तो आपका आंसर क्या होगा? आप क्या बोलोगे? मैम भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। द लाइन डिवाइडिंग द अर्थ into two parts is called the equator. Is called the equator. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए, आपको ये तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई, आगे बहुत अच्छे से याद करेंगे। देखो, फिर दोबारा से सुनो, जो जो मैं आपको बताते चलूं वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैंने ये मैप बनाया है, अब खुद ध्यान से सुनना। मैंने आपसे क्या बोला? भारत के बीचों बीच, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा? जल्दी बताओ। तो आप क्या बोलोगे? मैम पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा? नाम बताओ, अब तो याद हो जानी चाहिए आपको। क्या नाम है इस रेखा का? तो आप बोलोगे मैम हाँ हाँ हम समझ गए हैं, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भूमध्य रेखा। अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा ये वाली रेखा का नाम बताओ, ये कौन सी रेखा है? ये। और इस रेखा का नाम बताओ। चलो दोनों का नाम बताओ। तो आप क्या क्या नाम बताओगे? आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे मैम ये तो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सी रेखा है ये मुझे बता दीजिए, क्या नाम है? बताओ। तो भूमध्य रेखा के ऊपर ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा है? मतलब इक्वेटर के साउथ में कौन सी लाइन है वो बताइए। तो ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। एग्जामिनर ये पूछता है जो कर्क रेखा है कितने अक्षांश पर स्थित है ये बताइए, इसे अक्षांश में कैसे लिखेंगे? तो जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ऐसे लिखते हैं। और ये आपको लिखना आना भी चाहिए। उत्तरी अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड बोला जाता है। मकर रेखा को कैसे लिखते हैं? लिखेंगे 23.5 डिग्री ही। देखो लिखा मैंने 23.5 डिग्री ही है, लेकिन उत्तरी की जगह मैंने क्या लगा दिया? मकर रेखा में दक्षिणी। क्यों लगाया ये दक्षिणी? क्यों लगाया मैंने ये साउथ? आप बोलना कि भूमध्य रेखा के इक्वेटर के जितने भी नीचे का पोर्शन है ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि ये दक्षिणी अक्षांश पर है। आगे बताएंगे अभी। साउथ लैटिट्यूड समझ आया?
तो कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट हमेशा क्वेश्चन आता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। पृथ्वी के बीचों बीच खींचे जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नॉर्थ में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा के इक्वेटर की नॉर्थ में कौन सी लाइन मिलेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगी। इक्वेटर के साउथ में आपको कौन सी लाइन मिलेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आप एक तरीके से इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा कि एग्जामिनर जब पूछ रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी चीजें आ रही हैं, तो ये आपको याद करने ही करने हैं, जाहिर सी बात है, ये आपको याद करना ही करना है। आगे बात करते हैं अब। ये है पूरा गोला। मैंने क्या बताया बच्चों? ये पूरा गोला है। अब इधर देखो, इसको मैंने क्या करा, खुद देखो, पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। तो गोलार्ध ये हुआ, पूरा गोला है। पूरे गोले के मैंने आपको क्या सिखाया? ये पूरा गोला है, फुल सर्कल। तो पूरे गोले के आधे भाग को क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। अब मैंने एक चीज और बताई, बार बार आपको वही बता रही हूं कि भूमध्य रेखा के जितना भी ऊपर का पोर्शन है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। भूमध्य रेखा किसको मान लेते हैं? इसको भूमध्य रेखा मान लेते हैं, इसको इक्वेटर मान लेते हैं, इसको इक्वेटर मान लेते हैं। तो इक्वेटर के जितने भी ऊपर जो भी चीज आपको दिखती है XYZ, वो उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी। उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या बोलते हैं? नर्दर्न हेमिस्फीयर। चलिए आगे बात करें, यहां तक क्लियर हो गया है। तो उत्तरी गोलार्ध। अब भूमध्य रेखा के नीचे का पोर्शन क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। यानी सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, उत्तरी गोलार्ध जब आप वर्ल्ड मैप उठा के देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपको स्थल देखने को मिलता है, कि वहां पे स्थल बहुत ज्यादा है। तो उत्तरी गोलार्ध को इसलिए क्या कहा जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। और ये जो है स्थलीय गोलार्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये मैं हेमिस्फीयर की इंग्लिश पूरी नहीं लिखूंगी क्योंकि हेमिस्फीयर मैंने ऊपर लिख दिया है, आप प्लीज ध्यान रखेंगे। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बच्चों 60% भाग क्या है? स्थल है। 60% भाग स्थल है और 40% भाग पर वाटर रहेगा। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध, लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध जब आप देखते हैं सदर्न हेमिस्फीयर को, तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसे बोलते हैं जलीय गोलार्ध। इसे बोलते हैं वाटर हेमिस्फीयर। वाटर हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम दक्षिणी गोलार्ध को देखते हैं या वर्ल्ड का मैप उठा के देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दक्षिणी गोलार्ध में 81% जो है 81% भाग जल है। इस वजह से ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। समझ आई डेफिनेशन?
तो एक तो आपको यहाँ पर मैंने क्या सिखाया, अगर आपसे कोई कहने लगे कि मैम ये पूरा गोला, ये आधा गोला, तो पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा, मैंने आपको एक रेखा बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा के ऊपर का पोर्शन बच्चों किस में पड़ता है? भूमध्य रेखा के ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो याद रखना, भूमध्य रेखा के ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी। भारत आपको उत्तर पूर्वी गोलार्ध में मिलेगा, याद है ना? अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में आपको स्थल ज्यादा देखने को मिलता है कि मैम वहां पे स्थल बहुत ज्यादा है, लैंड बहुत ज्यादा है। तो लैंड यानी 60% भाग स्थल है, इसलिए इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध का अन्य नाम क्या है? जलीय गोलार्ध, क्योंकि वहां पर आपको ध्यान रखना है 81% भाग जल है। अगर मैं आपसे ये कहने लगी ग्लोब यानी पृथ्वी पर, अगर मुझे आप ये बताओ, यहां तक आपको चीजें आ गई समझ में? मैंने आपसे ये कहा कि पृथ्वी पर कितने परसेंट भाग जल है, तो 70.8% भाग जल है और 29.2% भाग स्थल, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? ये 71 भी लिख सकते हैं कि 71% भाग जल। तो यहां तक बच्चों आपका क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आई? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब मिलेंगे आपको, अभी आराम से आप पढ़ते चले। अच्छा, अब मैं आपसे कहने लगी, अब छोटे छोटे फिर से बेसिक से क्वेश्चन, जैसे भारत है, तो भारत आपको कहाँ मिलेगा? ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्यों सिखाया? क्योंकि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है, अभी इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि भारत यहाँ पड़ता है, तभी तो मैंने ये बना के दिखाया आपको, ऐसे नहीं ड्रॉ किया। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो भारत है विश्व का कितने नंबर का बड़ा देश है, ये बताओ, वर्ल्ड में कितने नंबर का? तो आप क्या बोलोगे? 7, 8, 9, 10, 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? कितना बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। कितना बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये ध्यान रखना है। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? अभी तो मैंने आपको सब कुछ बना के दिखाया है, सब कुछ ड्रॉ करके दिखाया है, तो मैं आपसे कहने लगी जो भारत है वो किस रेखा के उत्तर, किस, मैंने किस बोला है, तो आप मुझे बताइए किस रेखा के उत्तर में? तो भारत भूमध्य भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इंडिया इज सिचुएटेड, इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ये बात याद रखना है। इधर आओ, जैसे मैं एक मैप बना के दिखाती हूँ, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद करना है। देखो मैंने ये बनाया, मैंने कहा कौन सी रेखा खींची है ये बताओ जल्दी से, तो आप बोलोगे ये, है ना? फिर मैंने कहा ये कौन सी रेखा है ये बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मैम ये कर्क रेखा। चलिए बताया आप सबने। अब देखो ये आप बोलोगे मैम ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा यानी ये इक्वेटर है। बच्चों ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है ना? अब भारत किसके बीच में पड़ता है? कर्क रेखा के या भूमध्य रेखा के? अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए किस रेखा के बीच में पड़ता है हमारा प्यारा भारत? तो आप यहां पर सबका आंसर क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे मैम ये है इंडिया। ये है हमारा प्यारा इंडिया।
तो जो इंडिया है वो आप खुद भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर के नॉर्थ में कर्क रेखा, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में तो इंडिया पड़ रहा है, यानी कि भारत जो है वो ये जो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, तो भारत कर्क रेखा के बीचों बीच है ना, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है मैम, ठीक है। तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो ये क्या बात सही हुई, ये जो लाइन लिखी है मैंने क्या सही है, आप बोलोगे यस। भारत मैंने कहा कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत आपको हमेशा याद रखना है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो भारत है वो किस गोलार्ध में, इंडिया लाई नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। इंडिया लाई नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ओके, इधर देखो कैसे, अब ये भी तो बताना है ना कैसे। आओ इधर आओ, एक गोला ही जो बना ले। देखो तो आप बोलोगे मैम देखिए यहां पर पड़ रहा है हमारा प्यारा भारत, ये भारत, तो आपको पता है ये उत्तर है मैम, उत्तर यानी कि नॉर्थ है बच्चों, है ना, और ये आपको ध्यान रखना है ये ईस्ट है यानी कि दिशा, ये पूर्व है। तो भारत इन दो दिशाओं के बीच में तो पड़ रहा है, सोचो आप उत्तर पूर्व में तो पड़ रहा है, तो बस भारत जो है उत्तर और पूर्वी, नॉर्थ यानी उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो क्या ये बात सही है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो आप बोलोगे यस मैम, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, ना तो ये वेस्ट में ना ये साउथ में, भारत हमारी जो पृथ्वी है उसके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे बात करते हैं, आगे नहीं पहले इसका रिवीजन करते हैं। तो भारत विश्व का कितना बड़ा देश है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, तो आप क्या बोलोगे मैम भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कितना बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत, मैंने आपको क्या सिखाया इसको देख लो, ये कि पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। पहली बात कि भारत हमारा कौन सी रेखा के उत्तर में हुआ, आप मुझे बताइए, तो भारत भूमध्य रेखा के, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके बताएंगे। कल की मैंने कमेंट्स पढ़ी, सबने बस नाइस क्लास लिखा था और बहुत अच्छी सी भी कमेंट्स आई थी, लेकिन मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे से दिल से लिखें, क्योंकि हम बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब हम आपकी कमेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों ने अपना जेन्युइन रिव्यू दिया है। तो बहुत अच्छी सी प्यारी सी, लंबी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अच्छी सी प्यारी सी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और आप निश्चित रहिएगा, बाइलिंगुअल का प्रॉमिस मैं कर रही हूँ, मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से डायग्राम अपने हाथों से मैं बनाऊंगी, कोई भी डायग्राम जैसे मैं बनाऊंगी वैसे ही आप बनाओगे, बस कॉपी करते हुए चलना है। और सारा रिवीजन भी मैं देखो करवा रही हूँ, बोल रही हूँ ना भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, एक बार लिख दिया एक बार बोल दिया, तो इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पर, और जो कुछ ट्रिक्स होगी वो ट्रिक्स भी मैं आपको यहाँ पर बता दिया करूंगी। जैसे मैंने अभी बताया कि भारत का क्षेत्रफल, उसमें क्या बताया कि वो 32 से स्टार्ट हो रहा है, और 32 क्या होते हैं, हमारे दांत होते हैं, तो 32 87 263 वर्ग किलोमीटर ऐसे भी याद कर सकते हैं। और भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये हो गया। तो इसलिए मन लगा के पढ़ना है, बस नोट्स वगैरह मैं खुद आपको अपने हाथों से बनवाऊंगी और सिखाऊंगी, कुछ बीच बीच में पीडीएफ भी यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है सिलेबस थोड़ा है, तो अगर अच्छे से पढ़ना है तो उसमें भी यूज कर लेंगे, क्योंकि फैक्चुअल डाटा फिर मैं बार बार हिंदी इंग्लिश लिखूंगी तो वो भी गलत हो जाता है ना, एक बार हिंदी इंग्लिश, और जो समझाने की बात है वो मैं समझाऊंगी। अब इधर आओ, फिर से भारत का मैप बनाओ, देखो कैसे बनाते हैं जरा देखना।
बस ये हमने बनाया प्यारा सा इंडिया। अच्छा, अब तुम खुद बताते चलो, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, क्या है इस रेखा का नाम? तो आप बोलोगे मैम हमें बहुत अच्छे से याद हो गया है, कर्क रेखा। अच्छा, एक और बात बताओ, कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब मेरी बात सुनना, ये जो कर्क रेखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ध्यान से सुनो, अब बात, इधर आओ सब। कर्क रेखा के जो ऊपर का पोर्शन आपको दिखता है वो उपोष्ण कटिबंध में है। उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण, ध्यान रखना क्या बोल रखा है मैंने, उपोष्ण कटिबंध में। और उपोष्ण कटिबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? उपोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन। और कर्क रेखा के जितने भी नीचे का पोर्शन पड़ रहा है भारत का, वो उष्ण कटिबंध में है। किसमें है? वो उष्ण कटिबंध में है, यानी ट्रॉपिकल जोन में है, यानी ट्रॉपिकल जोन में। तो अब आप खुद तो बहुत अच्छे से, अब कोई भी आपसे क्वेश्चन कर दे भैया कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो आप क्या क्वेश्चन का आंसर देंगे कि भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। इंडिया लाइज ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। यहां तक ओके? आपको कुछ नहीं करना। देखो मैं दोबारा से रिवीजन करवा रही हूँ। मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया कि बच्चों ये इंडिया बनाया, इंडिया का मैप बना के हमने भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो लिख लेनी है, सिंपल सी। तो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है आपको याद होना चाहिए, कर्क रेखा। अब मैंने फिर आपको कहा कि कर्क रेखा के जितने भी ऊपर का पोर्शन आपको दिखता है वो उपोष्ण कटिबंध में है, यानी कि टेम्परेट जोन में है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जितने भी नीचे के इंडिया का पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्ण कटिबंध में पड़ रहा है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंडिया है वो कौन से जोन में स्थित है, तो इंडिया आप क्या बताओगे कि भारत ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में स्थित है, भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुई है चीजें? ये बताइए कि भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ तक आया? सभी अच्छे से क्लास को लाइक करें, शेयर करें और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके बताएंगे जरूर कि सेशन कैसा लग रहा है। गुरु दक्षिणा जरूर देनी होती है ना? चलिए बच्चों आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर आगे बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ, बताओ जल्दी, क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश बताइए कितने? क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश। चलो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया ना, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिखवाऊंगी, ये ध्यान रखना। क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश। अभी हमें इसी पहले टॉपिक के अंदर तटीय राज्य, कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारत के पड़ोसी देश और बहुत सारी चीजें कवर करनी है अभी, तो इसमें और क्लासेस बहुत होंगी, ठीक है। तो टॉप 10 कंट्रीज,
टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंड। तो कौन कौन सी है देखो, आप यहां पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। रशिया, कनाडा, सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है बताओ, खुद बताओ। अब देख के मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूं कि मुझे बताओ विश्व का पहला बड़ा देश कौन सा है और विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन सा है। चलिए, और आप बाकी अपने आप देख लो। चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया हो गया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान। क्या बोलना है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो आप यहां पे क्या बोलोगे? रूस, कनाडा, यूएसए। याद करना है नहीं, यहीं पे क्लास में याद करते चलो। चीन, ब्राजील, बोलो मेरे साथ, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, भारत विश्व का सातवां बड़ा देश कौन सा है सर बताना, बोलो। अर्जेंटीना। अल्जीरिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कोई कहता है कि यूएसए बड़ा है, कोई कहता है चाइना बड़ा है। तो यूएसए का क्षेत्रफल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 9833520 वर्ग किलोमीटर, या स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, स्क्वायर किलोमीटर भी लिख देते हैं, वर्ग की जगह बच्चों क्या लिख देते हैं? स्क्वायर किलोमीटर। वहीं आपसे पूछा जाए कि चाइना का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि इसमें आपको ये होता है ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाइना का क्षेत्रफल कितना है बताओ। तो आप बोलोगे मैम इसका है 95 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है बच्चों? 95। और इसका कितना हो गया? खुद देखो अपने आप, 98 हुआ ना। तो अब खुद बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा। अब यहाँ पे आपका बच्चों की खुद की ही बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ मैम, अब हम समझ गए बहुत अच्छे से कि 95 लाख वर्ग किलोमीटर है और यूएसए का 98। तो अब हमें आ गया है समझ में, अब हमें आ गया है समझ में, अब हमें आ गया। तो यहां पर विश्व का सबसे बड़ा देश पूछे कौन है? रूस। तो विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से जो 10 बड़े देश, तो वो आप काउंट कर लोगे कि 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि यूएसए भाई ये है 98 और चाइना 95, खुद देख लो। और सातवां बड़ा देश कौन सा है? हमारा प्यारा भारत है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपको याद हुए। छोटे छोटे बेसिक भी पॉइंट लिखने हैं, मैं ये बात ध्यान से बार बार रिपीट कर रही हूं क्योंकि इनसे भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत के 5 बड़े राज्य। ये
ऐसी कि याद करने में भारत के 5 बड़े राज्य, टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। बताओ कौन कौन से हैं? तो आप क्या बोलोगे? राजस्थान, एक तो राजस्थान है, एक एमपी है, एक महाराष्ट्र है, एक यूपी है और एक गुजरात है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5। अगर कहने लगे भारत के 5 छोटे राज्य, भारत के 5 छोटे राज्य, भारत के 5 छोटे राज्य, इसे क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और एरिया वाइज है, एरिया के हिसाब से। ठीक है, भारत के 5 छोटे राज्य, स्मॉलेस्ट स्टेट, क्योंकि हम सीक्वेंस से सारी चीजें लेकर चलेंगे, इसलिए कुछ छोड़ना नहीं है। ऑफ इंडिया बाय एरिया, क्योंकि अभी आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें तटीय राज्य, कर्क रेखा, तटीय सीमा, भारतीय मानक समय रेखा, भारत की समुद्री सीमा पर अधिकार, भारत का समुद्र पर अधिकार कितना है, बहुत सारी चीजें हैं इसी के अंदर। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, तो आप क्या बोलोगे? कि भारत की समुद्री सीमा को 5, तो आप क्या बोलोगे यहां पे? इसकी एक ट्रिक है, गोसी त्रिनामी, सिंपल। गोसी त्रिनामी। इस गोवा का हमेशा मैंने देखा है एरिया बहुत पूछा जाता है। गोवा का एरिया 3702 स्क्वायर किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कहने को ये इंपॉर्टेंट है हमेशा एग्जाम में। भारत के 5 बड़े राज्य इंपॉर्टेंट, भारत विश्व का कितने नंबर का बड़ा देश है इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट मैंने अभी क्या पढ़ाया अभी बताती हूँ, देखो। कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट। भारत किस कटिबंध में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट। कि भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट। कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का आकार कितना है, चतुष्कोणीय। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सब इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, याद आपको करना ही करना है। ओके, आगे बात करें। अच्छा, भारत के 5 बड़े जिले कौन से हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बताओ। भारत के 5 बड़े जिले, ये भी एरिया वाइज है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया। क्या बताओगे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट? तो आप क्या बोलोगे? कच्छ, लेह। कच्छ पड़ता किस स्टेट में है, लेह किस स्टेट में पड़ता है, जरा बताना। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और बाड़मेर। तो कच्छ आपका कहां पड़ता है, तो आप बोलोगे गुजरात।
अच्छा, लेह कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना? लेह जम्मू कश्मीर में। अगर मैं ऐसे बोलूं तो मेरी बात पे सच नहीं, इधर देखना है कि लेह लद्दाख में पड़ता है। थोड़ा मैं आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ कि आप, अरे नहीं मैम, लेह लद्दाख में पड़ता है। आपको फिर दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लेह लद्दाख में है। ये तीनों, जरा नाम पढ़ना है इनके, क्या लिखे हुए, नाम पढ़िए। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, तीनों के तीनों आपको राजस्थान स्टेट में मिलेंगे। तीनों के तीनों आपको राजस्थान स्टेट में मिलेंगे। अब आपको फिर यहीं पे ये दुविधा हो जाती है कि कच्छ मैम कैसे बड़ा है। तो देखो, 45 6 से 74 स्क्वायर किलोमीटर, और लेह 45 110 स्क्वायर किलोमीटर। हो गया? अब कोई दिक्कत? तो अब इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक बताओ। कि मैम ऐसे याद नहीं हो रहा, कुछ निमोनिक्स बता दीजिए जो थोड़ा सा याद हो जाए। तो कलेजा बीबा, कलेजा बीबा, कलेजा बीबा, यानी का से कच्छ, ले से लेह, जैसे जैसलमेर, वैसे बीकानेर, और बा से बाड़मेर। ऐसे करके ये ट्रिक भी हो गई आपकी, ये आपकी ट्रिक भी हो गई। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। आया समझ? हाँ जी। इसके बाद यहां पे आगे ध्यान रखेंगे तो ये चीजें कि भारत के 5 बड़े जिले, कच्छ, और कच्छ पड़ता कहां पर है? गुजरात में, लेह लद्दाख में, और जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये तीनों राजस्थान में। अच्छा, मैंने आपको भारत के 5 बड़े जिले बता दिए। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमें भारत का सबसे छोटा जिला भी बता दो। फिर जब 5 आपने ये बता दिए तो भारत का सबसे छोटा जिला भी बता दीजिए। फिर भारत का सबसे छोटा जिला, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया। केरल में स्थित कौन? माहे। केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का जिला। पुदुचेरी का जिला। माहे इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी। माहे इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी लोकेटेड इन केरला। है तो वो केंद्र शासित प्रदेश माहे का। माहे इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी लोकेटेड इन केरला। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पुदुचेरी के बच्चों, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम पुदुचेरी है, बड़ी मजेदार है इसकी बात। जो पुदुचेरी है ना, ध्यान से सुनो, पुदुचेरी अभी देखो कि 4 जिले हैं, के 4 जिले, कितने जिले? और चारों जिले अलग अलग स्टेट में पड़ रहे हैं, 3 राज्यों में स्थित है, 3 राज्यों में स्थित है, 3 राज्यों में स्थित है। आए बात समझ में? क्या बताया?
The four districts of Puducherry are located in 3 states. The four districts of Puducherry are located in 3 states. कैसे मैम बताओ जरा कैसे? पहले तो मुझे ना पुदुचेरी के जितने भी चारों जिले हैं उनके नाम बताओ क्या क्या है। तो आप बोलोगे मैम एक है यनम, एक है पुदुचेरी, एक है कराईकल और एक है माहे। एक है माहे। तो यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे। हो गया। अब इधर ध्यान से सुनो, जो यनम है ना वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुदुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में पड़ते हैं और माहे केरला में पड़ता है। कैसे ये भी देखो आप, यहां पर अभी आप सब क्या करेंगे? तो पुदुचेरी के बच्चों मैंने क्या बताया, बोलो। अच्छा यही बना के दिखा देती हूँ, देखो। देखो ये केरला, ये, और आप ये बोलोगे मैम ये पड़ता है आंध्र प्रदेश, है ना। तो यनम पड़ता है यहां, ये तेलंगाना है, तो यनम यहां पड़ता है, ये यनम हो गया, ये पुदुचेरी और ये कराईकल। और यहां पड़ता है माहे केरला में। तो ये पुदुचेरी के जो है, आपको मैंने क्या बताया, 4 जिले हैं। यनम, ये यनम कहां पड़ रहा है? तो आप बोलोगे मैम यनम पड़ रहा है आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी और कराईकल कहां पड़ रहा है? तो ये दोनों पड़ रहे हैं तमिलनाडु में। और माहे कहां पड़ रहा है? केरला में। समझ आया? अच्छा एक मैप भी दिखाती हूं, इधर आओ। तो भारत का सबसे छोटा जिला केरल में स्थित माहे, लेकिन माहे किसका है? पुदुचेरी का। लेकिन इस जगह कहां पर है? माहे में। माहे जो है वो केरल में है। पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। यनम आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरला में। ये मैप आपको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, देखो। जैसे मैं इस वाले मैप में दिखा देती हूँ बच्चों, ये आपको देखो, ये है यनम, यहां पड़ता है यनम, ये पुदुचेरी और ये कराईकल और ये माहे, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। मैप दिखाती हूं, मैप ये रहा, ये देखो इस तरीके से कि यनम यहां पर और पुदुचेरी कराईकल यहां और माहे
ये देखो, ये केरला है, केरला में माँ है। ये तमिलनाडु है, लिखा हुआ तमिलनाडु, तो पुदुचेरी कराईकल यहाँ तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश में येना। अब बताइए, आज के लिए फिर इतना ही। अब मिलेंगे कल। कैसे लगा सेशन जरूर बताएं। प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स जरूर करके बताना कि आपको कितना अच्छा लगा। हाँ जी, अब बताइए। हाँ जी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलेंगे। प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ये जो है, ये आप एक बच्चा कमेंट्स कर रहा है, मैम ये इसका अमेरिका का क्षेत्रफल और चाइना का, यह कोई एग्जाम में भी नहीं आया। मैंने देखो इतने साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते, इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना तजुर्बा हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आज तक मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें अमेरिका बड़ा चाइना बड़ा कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। तो इस पर इतना ज्यादा जाना भी नहीं है। बस मैंने बताना था, बता दिया है। ये ध्यान रखें, इतना ज्यादा इस पे गौर नहीं करनी है, क्योंकि मैं इतने साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, कभी मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखा। तो आज के लिए इतना ही। प्यारी सी कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। कल मिलेंगे थर्ड डेमो में, और कल आपकी यहाँ पर यूट्यूब पर अंतिम क्लास होगी, फिर ये ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए जितना भी जल्दी हो सके, और कल वैलिड रहेगा कूपन कोड, फिर परसों नहीं रहेगा, इसलिए कल तक जरूर ले लीजिएगा बैच। थैंक यू सो मच।